बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए। हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले, जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर, अब तक जनधन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो, बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर, 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर, कोरोना है। कोरोना, मोदी जी ने शुरुआत की पक्षी से ऊपर उठकर, संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है, सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम। मगर जब वैक्सीन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं 2 नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर, अब बैठ जाए। मान्यवर, जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी। पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए।
लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, 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 सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार मिल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार। एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं
तो वो दीन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है मान्यवर। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया। 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे। मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे। फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, और ये मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये 7 के 7 क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो 7 क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए। 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और
27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है। लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और पीजे की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे। आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास। विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मानकर इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाएगा, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे, CDS का मसला, ये भी आपका शोध था, इंप्लीमेंट हमने किया। CDS का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने CDS का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया, और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत
कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया। ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्य